मार्च 13, 1986 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आईपीओ आया था। उसी साल बहुत सारी कार $10,000 में बिकी थी। अगर आपने वो कार खरीदने की बजाय माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपकी इनकम $25.8 मिलियन से ज़्यादा होती। हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे आप स्टॉक से अमीर बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग की खासियत ही ये है कि अगर आपने कोई अच्छा परचेस कर लिया, उसको लंबे समय तक रखा, तो वो आपके फ्यूचर को बहुत बदल सकता है। सालों से स्टॉक्स को होल्ड करके रखना उन फर्म्स में जिनकी अर्निंग्स हमेशा ग्रो ही होगी। कुछ लोग इसको बिजनेस लाइक इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रैटेजी स्टॉक से अमीर होने की ये है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी चुनो और उसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो। इस पैसिव इन्वेस्टिंग मेथड से आप बहुत अमीर बन सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी का नाम है बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग। तो ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वेस्टर स्टॉक्स बाय करता है और उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखता है। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी तब यूज़ की जाती है जब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक मार्केट में, उससे आप बिलीव करते हो कि इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी एबीसी कंपनी में ₹100 का शेयर खरीदते हैं तो इस बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी से आप उस शेयर को बेचेंगे नहीं, चाहे उसकी वैल्यू दूसरे ही हफ्ते ज़्यादा बढ़ जाए या गिर जाए, लेकिन आप उन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रहने देते हो। बाय और होल्ड एक पैसिव इन्वेस्टिंग स्टाइल है। सिंपली कहे, जो बाय एंड होल्ड को फॉलो करते हैं उनके लिए टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जबकि मार्केट में आप टाइम कितना दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। मार्केट को टाइम करना ईजी नहीं होता, लेकिन मार्केट में टाइम देना ईजी हो सकता है। तो ये बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है? ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। आप एक स्टॉक या ईटीएफ को बाय करें और उस पर लॉन्ग टर्म के लिए रहे। ये बाइंग एंड होल्डिंग की पैसिव इन्वेस्टिंग एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की थियोरी से अलाइन करती है। ये थियोरी कहती है कि स्टॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके प्राइसेस में होती है। ये एक्टिव इन्वेस्टिंग के अपोजिट काम करती है, जहाँ एक्टिव इन्वेस्टमेंट में स्किल, नॉलेज और रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से एक एक्टिव इन्वेस्टर उस बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता। बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से भी अलाइन करती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच अपनाते हैं। वो उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिन कंपनी के प्राइसेस उनके फंडामेंटल वैल्यूज़ से कम होते हैं। उस स्टॉक्स को फाइंड करने के बाद उनको बाय करते हैं और उसको होल्ड करते हैं जब तक कुछ बदल नहीं जाता। या तो वो स्टॉक इतना बढ़ जाएगा कि उस स्टॉक का वर्थ उस कंपनी से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर वो कंपनी अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर देगी जिससे उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इस बाय और होल्ड इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टाइम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड ही होगा। एक अच्छा पोर्टफोलियो भी आपके स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को भी झेल लेगा और अच्छे रिटर्न्स ही देगा आपको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्टार्टिंग में बात की थी, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से आप बहुत सारे डिज़ास्टर्स और मिस्टेक्स को सर्वाइव कर सकते हो। तो चलते हैं फिर से 1986 में। अज्यूम करते वो $10,000 10 डिफरेंट स्टॉक्स में डाले, मतलब $1,000 हर स्टॉक में। उसमें से एक स्टॉक माइक्रोसॉफ्ट का भी था। सपोज़ कीजिए कि वो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बहुत ही वर्सली कंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब उसमें से 9 होल्डिंग्स आपकी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो वो इन्वेस्टर ने कैसा किया होगा? उसने $10,000 इन्वेस्ट किए थे और $9,000 उसी समय गंवा दिए, मतलब 90% इन्वेस्टमेंट पहले ही डूब गई, लेकिन फिर भी आपने अच्छा किया। 1986 से 2021 की बात करें तो आप $2.58 मिलियन पे बैठे हैं, क्योंकि आपने वो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर अभी भी बेचा नहीं था, वो अभी भी आपके पास था, और इसमें कैश डिविडेंड्स तो इंक्लूड किए ही नहीं हैं। तो की पॉइंट यही है कि आपको होल्ड करके रखना है। बहुत सारे लोगों ने उस माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक को 3 डिकेड्स तक तो रखा ही नहीं होगा। उन्होंने उस पैसे को पहले ही डबल या ट्रिपल होने पे निकाल दिया होगा। वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं और करते रहेंगे। वो इस प्राइस के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को इग्नोर नहीं कर पाते, इसलिए इंडेक्स फंड्स यूज़फुल होते हैं। जब आप इंडेक्स को एज अ होल देख रहे हो तो एक कंपनी का उतार चढ़ाव उस इंडेक्स पे इतना भारी नहीं पड़ेगा और उससे आप इमोशनली सेल या बाय करने से भी बचेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। तो चलिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप इतने लकी और स्किल नहीं थे 1986 में उस माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को बाय करने के लिए, तो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत से बोरिंग शेयर्स भी है जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। उनको माइक्रोसॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से चलते हैं 1986 में।
सपोज़ कीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट खरीदने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में उन $10,000 को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग में $5,000 जिसमें आप ब्लू चिप कंपनी सिलेक्ट करते। ये कंपनी सब जानते हैं, ये कंपनीज़ की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स होती है और इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं। ये कंपनीज़ लॉन्ग पार्ट होती है इंडेक्स का और हर घर घर में जानी जाती है। इनके बिजनेसेस सालों से चल रहे होते हैं और ये डिविडेंड्स भी पे करती है। आप बहुत रैंडम लिस्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन, जॉनसन एंड जॉनसन, हर्शे, कोका कोला एंड क्लोरोक्स। और दूसरे भाग में आप $5,000 उन हाई रिस्क पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप उनको खुद चुनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पे आउट पोटेंशियल दिखता है आपको, लेकिन फिर भी आप वो $5,000 लूज़ कर देते हैं। अब आप सिर्फ 50% अपना प्रिंसिपल पे बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है आपने कैसा किया होगा? ये इस चार्ट से समझा जा सकता है। आपके $1,000 मैकडॉनल्ड्स में $16,000 बन चुके होते, जिसमें से 12,000 तो स्टॉक के होते और 3,000 कैश डिविडेंड्स। वैसे ही बाकी जॉनसन जॉनसन, कोका कोला, क्लोरेक्स, हर्शे में भी यही होता। आपका टोटल रिटर्न होता इस इन्वेस्टमेंट में $1,26,000, जिसमें से $1,00,000 तो स्टॉक में होते और $26,000 तो कैश डिविडेंड्स ही होते। इसका मतलब है कि आपने इस सिनेरियो में अपने पैसे को मल्टीप्लाई ही किया। आपने अपने पोर्टफोलियो कभी देखा भी नहीं, सिर्फ आपने एक इंडेक्स फंड ओन किया और आपने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम को अपना काम करने दिया। तो जो बोरिंग स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप नज़र नहीं डालते, वो ही बेस्ट हो सकते हैं। आपने उस टाइम के इन्वेस्टेड $10,000 को ऊपर आते हुए देखा, जिसमें से आधा पोर्टफोलियो भी गवा चुके थे, उसमें से आधा पोर्टफोलियो का कंपाउंड होने दिया। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग की। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा वैल्यूएशन और तीसरा कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। इन स्टेबल और वेल मैनेज कंपनीज़ में धीरे धीरे अमीर बनेंगे, जो एक सही तरीका है अपनी वेल्थ को बनाने का। उन कंपनीज़ को ढूंढिए जिनके लीडर्स अपने शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हो। आप उन कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करोगे जो आपके पैसे को रिस्पेक्ट करती हो। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ की पॉइंट्स है, जैसे आप वो स्टॉक्स खरीदिए जिनके बारे में आप जानते हो, जिनके बारे में आपको नॉलेज हो। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। जो स्टॉक से डिविडेंड आए, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो फिर से आपके पोर्टफोलियो में। आपको पता होना चाहिए कि आपको वो स्टॉक कब सेल करना है और उन फंड्स को सिलेक्ट करिए जिससे आपकी वेल्थ पैसिवली बने। तो जब आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, तब आपको अपना गोल, अपना टाइम फ्रेम और आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो देखना होगा। कुछ इन्वेस्टर्स तैयार रहते हैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, और कुछ इन्वेस्टर्स शॉर्टर टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम है। उसमें ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती जैसे दूसरे इन्वेस्टिंग में ज़रूरत होती है। सिर्फ आपको सही स्टॉक चुनना है, उनको ख़रीदना है और उनको बेचना नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है। पहले प्रोज की बात करते हैं। ये कॉस्ट सेविंग तरीका है। जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए बाय और होल्ड करोगे, तब आप लेस फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करोगे, जिसका मतलब है ट्रेडिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो का नेट रिटर्न भी इंक्रीज़ होगा। दूसरा कि इसमें रिस्क कम हो जाएगा। इस पैसिव इन्वेस्टिंग अप्रोच से आपका मैनेजर रिस्क कम होगा। ये वो रिस्क होता है जो अपने पोर्टफोलियो को आप एक्टिवली मैनेज करते वक्त लेते हैं। तो इस पैसिव स्ट्रैटेजी से आप ह्यूमन एरर के रिस्क को कम कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी। बाय और होल्ड एक सिंपल तरीका है। वो अदर स्ट्रैटेजी जैसे SIP और इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के साथ अच्छे से मिलके काम कर सकता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो इन स्ट्रैटेजीज़ पर बना रहे हैं तो आपको कोई चॉइसेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लार्जली एक ऑटोमेटेड अप्रोच है जो आपका टाइम भी बचाएगा और अपनी इन्वेस्टिंग को आसान बना देगा। इसके कॉन्स है कि इसमें प्राइस रिस्क है। स्टॉक प्राइसेस ऊपर चढ़ेंगे, गिरेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्राइस सर्टेन लेवल तक ही रहेगा। अगर आप बाय और होल्ड करके रखते हो तो आप प्राइस के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टर्स की तरह नहीं सोचोगे। तो इससे एक लॉस हो सकता है कि आप तब वो स्टॉक खरीदो जब वो कॉस्टली हो और तब बेचो जब वो चीप हो जाए। दूसरा रिस्क हो सकता है प्रिंसिपल रिस्क। इसका मतलब है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा वहीं रहेगा जब आपको चाहिए। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वो प्राइस गिर जाए और वो कभी रिकवर ना करे, अगर ऐसा हो आपके साथ तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल रिस्क। तीसरा है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नो मैटर द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट, एक बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी में आप हमेशा बाय करोगे और होल्ड करके रखोगे। कुछ केसेस में इससे लॉस हो सकता है, जैसे कि रिसेशन या बेयर मार्केट में। इस समय पे स्टॉक की वॉलेटिलिटी के टाइम जो एक्टिव ट्रेडर्स थे उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाए
उनके कंपैरिजन में जिन्होंने बाय और होल्ड करके रखा। तो इन्वेस्टिंग सिंपल है। कुछ गुड डिसीजन से आप अपने बैड डिसीजंस को टेक ओवर कर सकते हो। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, इसलिए मार्केट में अपना टाइम दीजिए। बहुत सिलेक्टिव रहिए आप जो बाय कर रहे हैं और बहुत कम सेल करिए। स्टॉक ट्रेडिंग और मार्केट टाइमिंग वो जगह नहीं है जहाँ आपका सस्टेनेबल पैसा बनेगा। तो इस स्ट्रैटेजी का सेंट्रल आइडिया यही है कि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहे। मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, और आपको मार्केट को टाइम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए